तो बच्चों हम लोग बेटा आज थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। तो आज का बेटा जो टॉपिक है हमारे पास वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों हम लोग जो है ये समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके विषय में आपसे बात करना चाहेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड इंथैल्पी, आप ध्यान से सुने और समझें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड एक स्टेट फंक्शन जिसे हम इंथैल्पी बोलते हैं। तो इंथैल्पी चेंज के बेस पर सारे प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जैसे हम अपनी थर्मोडायनेमिक्स के पूर्व लेक्चर में आप लोगों से ये बात बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये बताना कि कौन सी प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस है और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस क्रम में जो एंथैल्पी है वो कुछ प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर लेती है। मतलब इंथैल्पी कुछ प्रोसेस के लिए तो बता देती है कि ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन सभी प्रोसेस के लिए नहीं बता पाती। तो आज इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे बेटा केमिस्ट्री में हम सभी को समझना चाहिए कि कोई एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक को हम 10, 15, 20 पॉइंट में उसके सारे कंसेप्ट को समझेंगे। तो आज ये सेकंड लॉ शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा फर्स्ट पॉइंट में कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ये अगर कोई एक सिस्टम है मान लेते हैं, और वैसे हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें तो सिस्टम मैटर ही है। सिस्टम क्या है? एक मैटर ही है। तो जिस पर मतलब सिस्टम मीन्स वह मैटर जिस पर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हों। तो मीन्स इस मैटर से थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम क्या है? एक मैटर है, सब्सटेंस है। तो वो सब्सटेंस जिस पर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करें तो हमारे लिए सिस्टम बन जाता है। तो बहुत सीधी सीधी बातें हैं, आप इसे समझ सकते हैं। तो इस मैटर से थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिस्टम से तीन प्रकार की एनर्जी जुड़ी होती है। पहली जिसको हम बोलते हैं नंबर 1 टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। दूसरी बात बेटा हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। दूसरी एनर्जी को क्या बोलेंगे? एंट्रोपी। तीसरी एनर्जी को हम बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। टोटल एनर्जी मीन्स क्या होगा? टोटल एनर्जी की मीनिंग क्या है? टोटल एनर्जी मीन्स इंथैल्पी है। तो इसको बेटा हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग यस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये टोटल एनर्जी है और ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी है, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। मीन्स ये टोटल एनर्जी सिस्टम में दो पार्ट में प्रेजेंट है।
हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे सामने मिलता है तो वो ये है कि H इज इक्वल टू जी प्लस यस। परंतु ये वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए तो हम लोग बाद में एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को डिराइव करके समझेंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूं, यहां भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ओ आर आर करके, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी और प्लस टी डेल्टा एस, ऐसा लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन है, लेकिन मोटे तौर पर आप इस बात को देखें और समझें, है ना। यहीं से एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइंटिस्ट इस इक्वेशन पर पहुंचा है, जो मोटी बातें हैं। तो जैसा हमारा टॉपिक है आज का बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बेटा इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं कि भाई इसका फायदा क्या है। जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब हम कुछ पॉइंट में डिस्कस कर लेंगे, है ना। जैसे अगर हम कुछ मान लीजिए नंबरिंग ही कर दें, लेकिन ये कोई नंबरिंग का बहुत वेल प्रूफ ऑर्डर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये नंबरिंग की जा रही है। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉइंट में जब हम शुरू करते हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको ये बताना कि सेकंड लॉ से हमें फायदा क्या होने वाला है। तो पहले सेकंड लॉ से हम फायदा जान लेंगे और फिर उसके स्टेटमेंट को समझ लेंगे और फिर उसको हम एक्सप्लेन करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। तो जरा समझें। तो सेकंड लॉ हमको क्या बताता है, सेकंड लॉ ये बताता है कि सेकंड लॉ हमको क्या बताएगा, तो सेकंड लॉ हमको ये बताता है बेटा, बाई सेकंड लॉ, बाई सेकंड लॉ, तो बी कैन कैलकुलेट बाई सेकंड लॉ, बी कैन कैलकुलेट, बी कैन कैलकुलेट the fraction of energy, we can calculate the fraction of energy of any system, of any system which is convertible, which can be, by second law we can calculate the fraction of energy, fraction, we can calculate the fraction, we can calculate the fraction of energy, fraction of energy of any system, of any system which can be convertible, which can be convertible into useful work, into useful work। सेंटेंस को पढ़े समझे। अभी शुरुआत में अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मुझे पता है कि ये थ्योरी बनता जा रहा है, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि सिंगल सेंटेंस और सिंगल वर्ड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो सेकंड लॉ से हमें क्या मिलने वाला है, सेकंड लॉ पढ़ करके हम क्या फायदा पाएंगे कि वी कैन कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम which can be convertible into useful work। यहां से आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के ये कहना है कि
इसमें हम लोग एंट्रापी के हेल्प से प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करेंगे। एंट्रापी की हेल्प से प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप इसे देखें और खूब अच्छे से समझें। ओके बेटा, तो यहां से चलिए जो थर्ड पॉइंट हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो सेकंड लॉ हमको ये बताने वाला है, सेकंड लॉ के माध्यम से हम लोग ये समझने वाले हैं कि बाय सेकंड लॉ वी कैन एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें फायदा क्या होने वाला है कि टू व्हाट एक्सटेंट, है ना, टू व्हाट एक्सटेंट, to what extent any process is spontaneous। और सेकंड लॉ हमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा कि टू व्हाट एक्सटेंट एनी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। फिर से हम सेकंड लॉ के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आपके साथ शेयर करेंगे, फिर हम उसका मैथमेटिकल अप्रोच और फर्स्ट लॉ से उसका रिलेशन। तो ये बात हम समझने से पहले आपके सामने हम अपनी बात को समराइज कर दें कि कोई अगर सिस्टम है भाई, तो उसमें जो है तीन प्रकार की एनर्जी उसमें होती है थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इंथैल्पी है, टोटल एनर्जी है, दूसरा एंट्रापी है, मींस टोटल एनर्जी का वो फ्रैक्शन जो यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है, गिव्स फ्री एनर्जी जो यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल है। मींस इस पार्ट के दो पार्ट हैं, ये और ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है। और अब सेकंड लॉ हमें ये भी बताएगा कि कोई भी हीट का कितना परसेंट वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट जो है हम लोग लिख लेते हैं, है ना, कि सेकंड लॉ एक्चुअली कहता क्या है। तो चलिए जैसे मान लीजिए बहुत छोटा सा एक स्टेटमेंट, चौथे स्टेटमेंट में अब सेकंड लॉ को हम लोग डिफाइन ही करने लगेंगे कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, है ना। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is always increasing, is always increasing, always increasing। सेकेंड लॉ हमको ये बताता है ना, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सेकेंड लॉ हमको ये बताता है, सेकेंड लॉ ये कहता है हमसे कि वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी मशीन, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी मशीन विच इज 100% एफिशिएंट, है ना। तो सेकेंड लॉ हमको ये कहता है कि वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी मशीन, we cannot construct any machine which is 100% efficient, which is 100% efficient। अब
अब आप मोटे तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये सेकंड लॉ भी जो है वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अब इसके पहले कोई ऐसा यू कैन से कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक्सपीरियंस पर बेस्ड चीज़ों को ही मैथमेटिकली कन्वर्ट किया गया है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी जैसे सेकंड, ये तो हमने आपके समझने के लिए 2 पॉइंट लिख दिए पहले, तीसरा पॉइंट भी आपके समझने के लिए है, चौथा और पांचवा, मीन्स जितने स्टेटमेंट सेकंड लॉ के लिखे जाएंगे वो कहीं ना कहीं सब एक ही बात कह रहे होते हैं, परंतु हमें उनको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। हमें उन्हें क्या करने की आवश्यकता है? कोरिलेट करने की आवश्यकता है। तो हम जो है सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ और पॉइंट समझते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वास्तव में सच तो यह है कि हमें पढ़ना है एंट्रॉपी। एंट्रॉपी ही सेकंड लॉ के लिए, सेकंड लॉ से जुड़ा हुआ जो स्टेट फंक्शन है वो एंट्रॉपी ही है। तो हमें पढ़ना है एंट्रॉपी, लेकिन इसके कुछ सेंटेंस को हम देख लें कि कैसे सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया, कैसे उस स्टेटमेंट को कहा गया, है ना। तो 6 नंबर के सेंटेंस में बेटा हम लोग क्या समझेंगे कि फॉर एनी, सेकंड लॉ क्या कहता है कि हम कोई भी अगर हमारे पास इंजन है तो इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। क्या सेंस है इसका कि अगर हम इस इंजन को कोई हीट प्रोवाइड करें क्यू, तो ये क्यू के 100% को ये इंजन वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा, है ना। वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। फिर से मान लेते हैं कि कोई इंजन है। अब थर्मोडायनेमिक्स में ये सिस्टम है, इंजन मीन्स सिस्टम, है ना। अगर इसको हम क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये 100% हीट को ये वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसकी कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। वहीं से कंसेप्ट जुड़ा है, जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी उसी से कनेक्टेड टर्म है एंट्रॉपी। अब जैसे हम 7वें पॉइंट में हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, अब जैसे इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और अगर ये रिवर्सिबल है, अगर ये रिवर्सिबल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर ये रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, तो यहां एंट्रॉपी चेंज की वैल्यू 0 होने वाली है ना। जैसे हम 8 नंबर के पॉइंट में हम ये बताना चाहते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस हो, प्रोसेस कैसी हो, इरिवर्सिबल हो, इस इरिवर्सिबल प्रोसेस हो और वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो, ज्यादा थ्योरेटिकल ना हो, इसीलिए हम वर्ड टू वर्ड लिखने लगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस हो और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, तो इससे, इस प्रोसेस से
यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल इंक्रीज। ये पॉइंट है बेटा। जैसे 9th नंबर के पॉइंट में हम ये बताना चाह रहे हैं आपसे कि मैथमेटिकली एंट्रोपी को कैसे डिफाइन किया गया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल के लिए ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। और 10 नंबर के पॉइंट में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस है, तो इसके लिए ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू q इरिवर्सिबल, है ना, इरिवर्सिबल अपॉन टी। ग्रेटर देन इक्वल टू। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां हम कुछ समराइज करेंगे। जैसे हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि Q इज इक्वल टू du प्लस Q इज इक्वल टू du प्लस P डेल्टा V। ये फर्स्ट लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चीज है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहां आप देखें तो Q रिवर्सिबल, इस वाले इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T ds। तो इसका मतलब अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इस फर्स्ट लॉ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान में रखा जाए, तो यहां रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए T ds इज इक्वल टू du प्लस P डेल्टा V, है ना। तो ये कुछ हमारे पास रिलेशन बनता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना। तो सेकंड लॉ में आपने ये देखा कि हमें हर पॉइंट पर एंट्रोपी, हर जगह हमें क्या मिल रही है, एंट्रोपी मिल रही है। तो सेकंड लॉ के कुछ स्टेटमेंट हैं, उसमें से एक दो स्टेटमेंट को हमने आपके साथ शेयर किया। अब हमें जो डिटेल में समझना है स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो कुल मिलाकर के एंट्रोपी को ही समझना है और एंट्रोपी को डिटेल में जानना है। और डिफरेंट प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या है, तो वो सब हमें समझना है। तो कुछ ये मोटे मोटे पॉइंट जो आपके सामने लिखे गए, अब ये इक्वेशन यूजफुल है कैलकुलेशन को करने के लिए, है ना। तो कुल मिलाकर के अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है थर्मोडायनेमिक्स का कि हम स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करें, तो अब हम उसी तरफ बढ़ेंगे, राइट। कुछ चीजें यहां पर सेकेंड लॉ के अंतर्गत कुछ बातें लिखी गई।
तो आइए हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करते हैं एंट्रॉपी क्या है ना। तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि रियल में एंट्रॉपी क्या है। डिफिनीशन तो कई प्रकार से उसकी दी गई है, अब आप भी इसमें समझें। तो नई हेडिंग हमारी आपके सामने एंट्रॉपी। एंट्रॉपी को हम समझते हैं कि एंट्रॉपी क्या है, व्हाट इज एंट्रॉपी। तो अभी मोटे तौर पर आपने समझ लिया है कि एंट्रॉपी क्या है। थोड़ा डिटेल में हम एंट्रॉपी को समझते हैं कि एंट्रॉपी क्या है। जो पुरानी बातें बता दी गई हैं उसे आप वहां से समझ रहे होंगे, ये हमें उम्मीद है। तो एंट्रॉपी जो है वो, एंट्रॉपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। अगर हम ऐसा कुछ पॉइंट, अब इस कंसेप्ट को भी हम कुछ पॉइंट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है कि एंट्रॉपी इज द मेजरमेंट ऑफ, एंट्रॉपी इज द मेजरमेंट ऑफ randomness of any system, randomness of any system। अगर किसी सिस्टम का रैंडमनेस हमें पता चल जाए तो फिर उससे वो सिस्टम कितना ऑर्डर्ड है ना, तो वो भी तो कैलकुलेट किया जा सकता है। उस सिस्टम कितना ऑर्डर्ड है, वो उसमें कितना ऑर्डर है, मीन्स कितना सिस्टमेटिक है, वो सिस्टम कितना सिस्टमेटिक है। तो ये भी चीज तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर रैंडमनेस हमें पता चल जाए तो, है ना। तो एंट्रॉपी जो है वो अनअवेलेबल एनर्जी है फॉर एनी सिस्टम, है ना। तो एंट्रॉपी को हम क्या कह सकते हैं कि एंट्रॉपी इज अनअवेलेबल एनर्जी, एंट्रॉपी इज अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। एंट्रॉपी क्या है, किसी सिस्टम की अनअवेलेबल एनर्जी है। अब वो आवश्यक भी है उस सिस्टम के लिए, सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए वो एनर्जी आवश्यक भी है। यहां से एक पॉइंट ये बन करके आता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, मान लिया कि ये हमारे पास सिस्टम है और हम क्या करें कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, तो फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सिस्टम की एंट्रॉपी भी बढ़ेगी। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो फिर सिस्टम की एंट्रॉपी घटेगी, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। तो आफ्टर वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इस सिस्टम की जो एंट्रॉपी होगी वो घटेगी। मोटे तौर पर हम क्या कह सकते हैं, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं भाई कि अगर कोई सिस्टम में हीट एंटर कर रही है तो उसकी एंट्रॉपी बढ़ेगी, और सिस्टम अगर वर्क कर दे रहा है तो सिस्टम मोर सिस्टमेटिक हो जाएगा, है ना। कोई भी सिस्टम मोर सिस्टमेटिक हो जाएगा। एंट्रॉपी के लिए जरूरी पॉइंट ये है, किसी मान लीजिए मैटर जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है
और गैस है ना, और गैस है, ये मैटर होता है। तो जैसे ही हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में रैंडमनेस भी बढ़ रहा है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो इस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ेगी। किसी सिस्टम में अगर क्यू हीट एंटर कर रही है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। अब मोटी बात हम ये कहें कि अब्सोल्यूट वैल्यू, एंट्रोपी की अब्सोल्यूट वैल्यू को, है ना, तो किसी भी सिस्टम के लिए यस को कैलकुलेट करना ये संभव नहीं है। तो यस यानी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, एंट्रोपी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। तो यस, चलिए एक सेंटेंस ही लिख देते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम, entropy of any system cannot be calculated, cannot be calculated। किसी सिस्टम की एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ एनी सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड, एंट्रोपी चेंज of any system can be calculated, can be calculated। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट एंट्रोपी से जुड़े हुए, है ना। जैसे कोई रिएक्शन है, अगर आफ्टर रिएक्शन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ रहे हैं तो नॉर्मली एंट्रोपी बढ़ेगी। आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो भी आप कहें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ये बढ़ रहा है तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि फिर इसका रिजल्ट ये आएगा कि फिर इसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे ट्वाइस NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। अब आप देखें तो यहां पर कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। और इस रिएक्शन के बाद कितना मॉलिक्यूल बन जा रहा है? 4 मॉलिक्यूल बन जा रहा है, 4 पार्टिकल बन जा रहा है, 4 मॉलिक्यूल बन जा रहा है या 4 पार्टिकल बन जा रहा है रिएक्शन के बाद। तो इसका मतलब कि अगर ये रिएक्शन हो रही है, जैसे जो मान लीजिए ये रिएक्शन हो रही है, तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में इस रिएक्शन को भी हम एक सिस्टम बोल देते हैं, है ना। तो फिर ऐसा होने से एंट्रोपी बढ़ेगी। मींस अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब यस बढ़ेगा, है ना। और अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो रहा है, मान लो कि ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम है, ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO2, ऐसी कोई रिएक्शन है, ऐसा कोई हमारे पास एक सिस्टम है, तो आप देख रहे हैं कि यहां नंबर ऑफ पार्टिकल 2 + 1 3 है, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है और यहां नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है तो फिर इस समय इस सिस्टम की, यानी आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन एंट्रोपी घटेगी। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स एंट्रोपी से जुड़े हुए
जिनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं जो एंट्रॉपी से जुड़े हुए हैं, आप इनको देखें और समझें। आइए हम कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एंट्रॉपी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट को हम जानने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। ऐसा सभी रिएक्शन के साथ होगा, है ना। तो चलिए कुछ जो है मिटा दिया जाए इसको। एंट्रॉपी से जुड़ी हुई कुछ और बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, है ना। एंट्रॉपी से जुड़ी हुई कुछ और बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। एंट्रॉपी, जैसे मान लो कोई एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लो कोई हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लो हमारे पास क्या है, कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब कि एंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रॉपी ऑफ सराउंडिंग। एंट्रॉपी ऑफ सराउंडिंग, है ना। अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो दिस विल ग्रेटर देन जीरो। और अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस ये इक्विलिब्रियम पर है, ये एट इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम पर है, अगर ये इक्विलिब्रियम पर है, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि यस यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रॉपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट को आप समझें। जैसे एक एग्जांपल दूसरा, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। जैसे एग जो है, एग हमारे पास जब होता है तो फिर उसके अंदर का पार्ट लिक्विड, ये एक एक्सेप्शन है। एग के अंदर का पार्ट क्या है, वो कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में है। और जब हम उसे बॉईल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो नियम के अनुसार अंडे को बॉईल करने के बाद उसकी एंट्रॉपी घटनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी एंट्रॉपी बढ़ जाती है, क्योंकि जो उसमें प्रोटीन का ऑर्डरनेस है वो गड़बड़ हो जाता है, वो डीनेचर्ड हो जाता है। तो इसीलिए वो लिक्विड से सॉलिड में जाने के बावजूद भी उसकी एंट्रॉपी बढ़ जाती है, राइट। तो एंट्रॉपी के विषय में बच्चों हम लोगों ने कुछ पॉइंट समझा और हम कुछ प्रोसेस के लिए एंट्रॉपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाए
और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।